Assalamu alaikum students and welcome to the second lecture of grade 10th chemistry. I'm your chemistry teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. In this video, I'm going to tell you about organic chemistry and hydrocarbons. Here are some learning objectives which I'm going to tell you in this video. I'm going to tell you about organic compounds, sources of organic compounds, uses of organic compounds, alkanes and alkyl radicals, functional groups, alkanes, alkenes एंड alkynes. यहाँ मैंने कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुतालिक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज लिखे हैं. पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है. जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास का पहला चैप्टर शुरू किया था तो उसमें ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें आप सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हो. अगर इसको उर्दू में मैं सादा ज़बान में समझाऊं तो वो ये है कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स पर मुश्तमिल हो बेसिकली, या उनके डेरिवेटिव्स यानी ऐसे कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हों जो हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं, तो उनका स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है. नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हम लोग को पता चल गई, लेकिन उसकी कुछ बैकग्राउंड भी है. यानी शुरू में 19वीं सदी में एक स्वीडिश केमिस्ट था जैकब बर्जीलियस. उसने एक थ्योरी हमें दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से. अब उसने इस थ्योरी में ये बताने की कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते. अच्छा, लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसकी रीज़न उसने ये दी कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो उस वक्त की नॉलेज के मुताबिक ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जा रहे थे. तो उसने कहा कि ये कंपाउंड्स बनाने के लिए कोई ना कोई मिस्टीरियस वाइटल फोर्स इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं, इसलिए लैब में हम लोग इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते. उसके इस कंसेप्ट की वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से कंसेप्ट आया था. मगर 1828 में वोलर नाम का साइंटिस्ट था जिसने हम लोगों के लिए ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी उसको डिस्करेज कर दिया, उसको नल एंड वॉइड कर दिया. किस तरीके से उसने यूरिया प्रिपेयर की लैब में, और उसने जो कंपाउंड है NH4CnO उसको हीट किया, तो उसकी रीअरेंजमेंट की वजह से यूरिया हमारे पास बन गया. अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी खुद ब खुद डिस्करेज होगी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी. नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. वो क्या है? 3 तरह के बेसिक फार्मूलाज हैं: मोलेकुलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला. मोलेकुलर फार्मूला वो फार्मूला है जो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल में, और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो तमाम के तमाम जो एटम्स हैं उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट को शो करता है, जैसा कि टेबल में आप देख सकते हैं. और कंडेंस फार्मूला आपके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी ये इंडिकेट करता है कि किसी भी एटम के अंदर ग्रुप ऑफ जो एटम है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं. तो ये आप लोग के सामने. अब मीथेन है, उसका मोलेकुलर फार्मूला CH4 है, कंडेंस फार्मूला भी CH4 है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके साथ है. जबकि इथेन C2H6 है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जाहिर कर रहा है मोलेकुलर फार्मूला. और जबकि आपके पास कंडेंस फार्मूला में CH3 ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि 3 हाइड्रोजन एटम एक कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरे 3 हाइड्रोजन एटम दूसरी कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन आपस में भी जुड़ी हुई हैं. और स्ट्रक्चरल फार्मूला एग्जैक्टली उनकी पोजीशन और अरेंजमेंट बताता है. इसी तरीके से हेक्सेन तक, यानी 6 कार्बन कंपाउंड तक, ये टेबल आपको बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 55 तक, 10 कार्बन तक. तो यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ उसका डिस्प्ले किया है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन भी हो सकते हैं जिन्हें एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं. अच्छा, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. उसके बाद ये ब्रांच्ड हो सकते हैं और स्ट्रेट चेन हो सकते हैं. जो ओपन चेन होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं in which the end carbon atoms are not joined with each other. In this way they form a long chain of carbon atom. यानी जिसमें किनारे की जो कार्बन एटम्स होती हैं वो दोबारा आपस में नहीं जुड़ती, वो एक दायरा नहीं बनाती, एक साइकिल नहीं बनाती. अच्छा, अब ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं जिस तरीके से आपको नज़र आ रही हैं, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला. और ये स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसा कि ब्रांच के सामने आपको कार्बन एटम्स नज़र आ रही हैं. अब जो सामने आपके स्ट्रेट चेन के आगे वो 6 कार्बन है,
आप वो देखें वो बिल्कुल एक सीध में है, जबकि ब्रांच में वो भी 6 ही कार्बन एटम्स हैं। लेकिन अगर आप लोग उनको देखेंगे, वो जो उसमें जो कार्बन एटम्स जुड़ी हुई हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, तो आपको उसका समझ आ जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से हो सकते हैं? ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग्स मौजूद होती हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, सिर्फ कार्बन एटम्स। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग बनाने वाले या साइकिल बनाने वाले एटम एक ही है, मसलन वो कार्बन एटम है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, इनकी फर्दर डिवीजन है एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम उनके स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, और बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ये आपको दिखाया हुआ है। 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कोने होते हैं इसके, और 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स के अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है, और इन बेंजीन रिंग की मौजूदगी की वजह से इनमें एरोमा पैदा होता है, स्मेल पैदा होता है, जिस वजह से इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड है। जबकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो होते तो साइक्लिक हैं, यानी ये भी साइकिल बनाते हैं, मगर इनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, और इनको नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऐसे साइक्लोब्यूटेन आपके सामने नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक एटम इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे थायोफीन, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है थायोफीन, जिसमें सल्फर जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपके सामने उसकी मिसाल है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी वैरायटी में हम लोग को मिल रहे हैं, तो उसके लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन कौन सी हैं? देर आर अ टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टूडे। आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। ये इसलिए हमारे पास हैं क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उनको इस काबिल बनाती हैं। मिसाल के तौर पे कैटिनेशन, आपके पास कैटिनेशन वो खसूसियत है जिसके अंदर कार्बन एटम्स अपने आप को ही लिंक कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, और लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और लार्ज रिंग्स बन जाती हैं। ये प्रोसेस है कैटिनेशन। यानी कार्बन के एटम की ये सलाहियत कि वो अगर कोई दूसरा एटम उन्हें नहीं मिला अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो खुद ही अपने आप के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो उनका ये लिंक क्रिएट करने की जो सलाहियत है ये कैटिनेशन कहलाती है। 2 बेसिक कंडीशन होती हैं किसी भी एलिमेंट के लिए कि वो कैटिनेशन को एग्जिबिट करें या शो करें। एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, यानी वो एलिमेंट जो कैटिनेशन में इन्वॉल्व होना चाह रहा है उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। बॉन्ड्स मेड बाय an element with its own atoms should be stronger than the bonds made by the element with other atoms, especially oxygen. आपस में इनका बॉन्ड स्ट्रोंगर होना चाहिए इनके दूसरे किसी भी एटम के बॉन्ड्स की निस्बत, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो पाएंगे। तो कैटिनेशन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, तो इस वजह से वो स्टेबल हैं और 10 मिलियन से भी ज़्यादा मिकदार में पाए जा रहे हैं। आइसोमेरिज्म दूसरा स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी है। आइसोमेरिज्म क्या है? The compounds are said to be isomers if they have the same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecule or different structural formula. 9th क्लास में हम लोगों ने कार्बन के वो जो पढ़े थे आइसोमर्स और इस तरह की जो चीज़ें, वो कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो। ये चीज़ आप फर्दर समझेंगे पेज नंबर 59, बुक का पेज नंबर 59 आप देखेंगे तो आपको 5 कार्बन एटम्स की मिसाल दी गई है। यानी यहाँ जो स्लाइड में मैंने आपको शो किया है ये आइसोपेंटेन है, ठीक है, जबकि एन पेंटेन वो जो स्ट्रेट चेन में है 5 के 5 कार्बन एटम्स हैं, और नियोपेंटेन वो जिसमें एक ही कार्बन के साथ 4 जो कार्बन एटम्स हैं वो जुड़े हुए हैं। अब ये क्या चीज़ है? एन पेंटेन में भी 5 कार्बन है, आइसोपेंटेन में भी 5 कार्बन है, नियोपेंटेन में भी 5 कार्बन है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर की वजह से उनका मोलेकुलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी तब्दीली आ जाती है और ये ज़्यादा वैरायटी है, इनकी डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन,
Due to its very small size, carbon can form very strong covalent bonds with the other carbon atoms, hydrogen, oxygen, nitrogen, and halogen. This enables it to form a large number of compounds. कार्बन का साइज छोटा होता है, इस वजह से ये आपस में भी अच्छा बॉन्ड बना सकता है, मजबूत बॉन्ड बना सकता है। इसका कैटिनेशन में जिक्र किया था कि बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, और दूसरे एटम के साथ भी मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। और मल्टीपल बॉन्डिंग, ये कार्बन की ये सलाहियत होती है कि ये चार एक ही वक्त में चार दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, यानी इसकी वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट है। तो इस वजह से मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, एक ही वक्त में कई एटम्स को ये जुड़ सकता है उनके साथ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसकी वजह से ये डाइवर्सिटी में इजाफा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और उनकी तादाद बढ़ती है। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सबसे पहले इनकी जो आम खसूसियत में ये है कि मिलते कहाँ से, ओरिजिन क्या है इनका। कुदरती तौर पर जो पैदा होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही बात जिसका शुरू में जिक्र किया था कि ये तमाम जिंदा जानवरों, पौधों और जानवरों से हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। और जो दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग मिनरल्स और रॉक से हासिल करते हैं। तो ना सिर्फ ये लैब्स में बनाए जाते हैं, बल्कि कुदरती तौर पर ये मिलते हैं हमें जिंदा जानवरों से। उनका ओरिजिन अगर हम लोग कहें तो वो कुदरती तौर पर मिलने वाले पौधों और जानवरों से मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कॉम्पोजिशन, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो ये कार्बन इसमें एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कुछ और भी एलिमेंट्स हैं कार्बन के अलावा, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 से ताल्लुक़ रखते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी शामिल हो सकते हैं, और सल्फ़र वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। और सल्फ़र की मैंने मिसाल आपको पीछे दी थायोफीन में, कि जिस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में मैंने उसका जिक्र किया था, तो वो रिंग में सल्फ़र भी मौजूद था। अच्छा, दूसरी बात, इसके अलावा हमारे पास कोवलेंट लिंकेज ये बना सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इनमें, नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड दोनों तरह के बनाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो आमतौर पर आयनिक बॉन्ड रखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आम तौर पर जो इनके होते हैं वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और ये वॉलेटाइल होते हैं नेचर। वॉलेटाइल ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पर अगर उन्हें छोड़ा जाए तो ये उड़ जाते हैं हवा में, जैसे कि पेट्रोल इसकी मिसाल है। पेट्रोल को आप थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ें तो वो उड़ जाएगा, तो वो वॉलेटाइल नेचर है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इस वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ सॉलिबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर लिंकेजेस होते हैं अगर उनमें, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, इथीन, वो ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में हल होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सब्सटेंसेस में हल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो आयनिक कंपाउंड्स में हल हो पाते हैं, यानी पानी वगैरह में भी हल हो जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस में हल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये कम स्टेबल होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर इसका जिक्र किया जाए तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन है वो बहुत पुअर है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक नेचर होती है, तो उनमें आयंस फ्री मौजूद होते हैं, तो वो मोल्टन स्टेट में आप लोग के लिए अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जाहिर होते हैं। अब आगे मैंने एक टेबल आपके सामने जाहिर किया है जिसमें सोर्सेज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रीफली मैंने जाहिर किया है, यानी पौधों और जानवरों से किस तरीके से हम लोग को हासिल होते हैं। जानवरों से हम लोग को प्रोटीन्स, फैट्स और ऑयल्स की शक्ल में मिलते हैं। प्रोटीन में एग, मटन, चिकन, बीफ, फिश वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। फैट्स और ऑयल्स, ये मिल्क, बटर, चीज़। प्लांट्स में अगर जिंदा पौधे हैं, डेड पौधे हैं, तो वो किस तरीके से हम लोग को दे रहे हैं ये चीज़ें, आप पेज नंबर 61 पे एक टेबल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोल। कोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिसाल है। कोल क्या चीज़ है, ये ब्लैक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कंपाउंड है ऐसा, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। इसकी थोड़ी सी मिकदार में नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं वो मैं आपको बता दूं, ये आप लोग को पेज नंबर 62 जो बुक का पेज नंबर है उसमें पता चल जाएगा। आपके पास पीट है जिसमें 60% तक कार्बन होता है, लिग्नाइट है जिसमें 70% तक कार्बन मौजूद होता है, बाइट्यूमिनस उसमें 80% तक कार्बन होता है, एंथ्रासाइट है 90% तक कार्बन होता है।
अब ये अलग-अलग कार्बन कंटेंट है इनमें, तो उनके यूजेस भी अलग-अलग होंगे। मिसाल के तौर पर पीट है, तो ये भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। इन्फीरियर क्वालिटी होती है, इसमें कार्बन की मिकदार जो कम है, तो भट्टियों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। लिग्नाइट ये नरम कोयला होता है और इसको थर्मल पावर स्टेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। बाइट्यूमिनस ये कॉमन वैरायटी है कोयले की और ये घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रासाइट ये सुपीरियर क्वालिटी है, हार्ड कोल है और इसको इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक टर्म है, ये टेबल के नीचे आपको बुक में मिलेगी। इसका काम क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कोयले को बहुत शदीद हीट करते हो हवा के गैर मौजूदगी में, तो उसको उसके पार्ट्स में तोड़ देते हो, तो ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कैरिड आउट बाय हीटिंग कोल स्ट्रांगली टू 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब इसके नतीजे में हमारे पास कोल गैस बनती है, कोक बनती है, कोल तार बनती है और अमोनियम कंपाउंड बनते हैं। कोल गैस क्या है? ये मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न्ट इन एयर, देयरफॉर इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। ये कोल गैस ये इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अमोनिकल लिक्वर ये वो चीज़ है, ये सोल्यूशन है अमोनिया गैस का पानी में, और इसको इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में, और ये सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कोल तार ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है, ये 200 से ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है और ज़्यादातर एरोमेटिक होती है, इसमें से स्मेल आती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से इसको सेपरेट किया जाता है, यानी जब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोयले की होती है तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसमें से कोल तार को भी अलग कर लिया जाता है। कोक 98% तक कार्बन होती है और ये बाकी बच जाता है कोयले से, जो उसे कोक कहते हैं, और ये सॉलिड रेजिड्यू होता है नीचे जो बचा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का हम लोग को पता है डार्क ब्राउनिश ग्रीनिश कलर विस्कस लिक्विड होता है। पेट्रोलियम ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से हासिल किया जाता है और हम लोग को इसके यूजेस का पता है। नेचुरल गैस आमतौर पर जो चीज़ है जो घरों में इस्तेमाल की जाती है जलाने के लिए वो है, और अगर आप लोग देखें तो ये भी कार्बन हाइड्रोकार्बन और उनके कंपाउंड्स में से हम लोग को मिलने वाला एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, और ये कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। ये आप लोग को फ्लेम के अंदर से एक मिसाल दी गई है कि किस तरीके से जब आप आग लगाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन सी चीज़ हमारे पास बनती है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स से जो चीज़ें हासिल होती हैं उनमें यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स और वाइटामिन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक हमारे पास यूनिट्स हैं वो क्या है? ग्लूकोज है जो पौधों से हासिल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, और ग्लूकोज जब आपस में जुड़ता है तो वो सुक्रोज बन जाता है, स्टार्च बन जाता है और सेलुलोज बन जाता है। और प्रोटीन्स जो जो प्लांट से हासिल की जाती है प्रोटीन, वो फलियां वगैरह, बीन्स वगैरह में पाई जाती हैं। प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन साइकिल, अगर आपने जो 10th क्लास में जो बच्चे बायो की बुक रखते हैं, जो बायो का उनके वो पेयर है, तो उन लोगों को ये चीज़ पता होगी। 9th क्लास में बायो में उन्होंने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, और फर्दर इसी बुक के अंदर भी हम लोग कुछ साइकिल्स पढ़ेंगे। जब एटमॉस्फेयर का सिस्टम आएगा तो उसमें नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन के मुतालिक आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वाइटामिन ये एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स इनमें पाए जाते हैं, और मेजर फूड आइटम्स नहीं होती हैं बल्कि ये गम्स, रबर और मेडिसिन वगैरह में भी हासिल किए जाते हैं। ऑयल्स जो हैं वो पौधों के बीजों में हासिल किए जाते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का फूल है उसके बीज, जो पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल वगैरह। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं? ये FM वॉलर ने 1828 में एक काम किया था। उसके नतीजे में उसने क्या किया था? सिंपल कंपाउंड को लिया था और उसकी रीअरेंजमेंट करवाई हीट की मदद से, तो वो हमारे पास यूरिया तैयार होगी। ड्रग्स और मेडिसिन भी हम लोग हासिल करते हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, फ्रेगरेंसेस हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, फाइबर्स, रबर्स, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इनको एज अ फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यानी जो हम लोग दूध, अंडे, गोश्त, सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो, कपड़ा पहनने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लोथिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों के मटेरियल के तौर पर फ्यूल में पेट्रोल, नेचुरल गैस मैंने इस्तेमाल किया, रॉ मटेरियल के तौर पर इंडस्ट्रीज में जैसे कि हम लोग पेपर, रबर, इंक, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स वगैरह उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल से लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स। वो क्या है? अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं या पैराफिन हैं। पैराफिन उनको इसलिए कहते हैं, पैराफ मतलब लिटिल, फिन मतलब अफिनिटी। वो हाइड्रोकार्बन जो रिएक्शन की तरफ कम अफिनिटी रखते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनको पैराफिन्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन के तमाम की तमाम जो वैलेंसीज होती हैं वो पूरी होती हैं, यानी चारों वैलेंसीज उसकी पूरी होती हैं। इस वजह से वो कम रिएक्टिव होती है, उसमें रिएक्शन करने की कोई ख्वाहिश नहीं होती। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 है, यानी n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नेचुरल नंबर्स हैं, हाइड्रोजन के साथ जो 2n है, यानी कार्बन की जितनी मिकदार होगी हाइड्रोजन की मिकदार उनसे डबल से एक ज़्यादा होगी। अब होमोलोगस सीरीज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की मदद से। हर ग्रुप को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जनरल फॉर्मूला हर होमोलोगस सीरीज का वो यही होगा, CnH2n+2। ये अल्कीन्स और अल्काइंस में अल्केन्स का ये फॉर्मूला है, जबकि अल्कीन्स का CnH2n है और अल्काइल का अल्काइन का CnH2n-2 है। ये होमोलोगस सीरीज है। यानी अल्केन्स की जब बात करेंगे तो वो सारी की सारी अल्केन्स के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि उसमें पाए जाने वाले सारे कंपाउंड्स एक जैसे ही होंगे, एक ही खसूसियत को फॉलो करेंगे, तो वो अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है। अल्कीन्स का इस तरीके से अपने हिसाब से होगा और अल्काइंस का इस तरीके से होगा। अल्काइल रेडिकल किस तरीके से बनते हैं? अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए तो वो अल्काइल बन जाता है। तो अल्काइल रेडिकल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं। इनमें अल्केन्स हैं, फॉर एग्जांपल बुक के पेज नंबर 67 पर आप आए तो आप लोग वहाँ टेबल देखेंगे, टेबल 11.3, वहाँ मीथेन है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो CH3 बन गया। अब वो अल्काइल रेडिकल है, वो मिथाइल बन गया। इथेन C2H6 है, वो इथाइल बनेगा C2H5 से। ये अल्काइल रेडिकल है। साथ ही साथ इसका मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया जो आपके सामने है। आगे हमारे पास जो चीज़ आती है वो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिनकी प्रेजेंस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करती है। मिसाल के तौर पर इनकी कई टाइप्स हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो उनमें आपके अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप है जो OH के तौर पर जाहिर किया जाता है। ईथर है, आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एस्टर लिंकेज है। इस तरीके से आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रखने वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो भी पाए जा रहे हैं। आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन रखने वाले कंपाउंड्स हैं वो भी पाए जा रहे हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो आप लोग जो अनसेचुरेशन के लिए टेस्ट यूज़ करते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वो किस तरीके से पहचानेंगे? तो उसको देखने के लिए हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, उसमें हम लोग देखते हैं अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम लोग देखते हैं, और उसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट में आप क्या करते हो, एक चुटकी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 उसमें ऐड कर देते हो और ब्रोमीन वाटर ऐड कर देते हो और शेक करते हो तो ब्रोमीन डीकलराइज हो जाती है। उसके बाद बेयर्स टेस्ट उसके लिए किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में लिया जाता है, 2 से 3 कतरे अल्कलाइन KMnO4 उसमें डाले जाते हैं और पिंक कलर उसका डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप के लिए जो टेस्ट है वो सोडियम मेटल टेस्ट है, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। उसके बाद एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट है, फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाती है।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम लोग करते हैं लिटमस टेस्ट। उसमें रेड लिटमस सोल्यूशन बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोल्यूशन टेस्ट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एफर्वेसेंस के साथ निकलती है। एफर्वेसेंस मतलब जिस तरीके से हम लोग अगर कोई बोतल है उसको खोलते हैं तो वो जो कार्बोनेटेड वाटर जिस तरीके से उछलता है उस तरीके से वो निकलती है। नेक्स्ट एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट है। उसमें उसका रिजल्ट ये है कि क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, उसमें रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। कीटोनिक ग्रुप में ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं हमारे पास। साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट देखें तो इस पूरे चैप्टर से हम लोगों को जो चीज़ समझने में मिली है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये स्टडी है कंपाउंड्स की, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स की। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं उनके मुतालिक हम लोगों ने पढ़ा है वो प्लांट्स, एनिमल, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम वगैरह से हासिल किए जा सकते हैं। कोल की 4 टाइप्स के मुतालिक हमने पढ़ा है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बाइटुमिनस। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो आपकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करती है तो वो फंक्शनल ग्रुप्स कहलाती हैं। फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वगैरह में कर सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट। आपने जो बुक वर्क करना है, आपने बुक की जो पूरी एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू द वीडियो लेक्चर, जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए आपने उनको देखना है, अच्छे तरीके से उसको स्टडी करना है। दूसरा जो चैप्टर 12 का हाइड्रोकार्बन्स के मुतालिक है वो ये है, इसमें आप हाइड्रोकार्बन्स कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स उनको पढ़ना है आपने। उसके मुतालिक वो क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी, फिर इसका बताता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। उनकी 2 टाइप्स बुनियादी तौर पर होती है, एलिफेटिक और एरोमेटिक, और उनका जो पीछे पूरा डिस्कशन मैंने आपको बता दिया। अल्केन्स हैं, अल्केन्स आपको पैराफिन्स कहा जाता है उनको, उनके सोर्सेज और उनकी प्रेपरेशन किस तरीके से की जाती है अब उसके मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अल्केन्स को पैराफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ये इनके सोर्सेज हमारे पास जो हैं अल्केन्स के वो ये हैं कि हम लोग इनको नेचुरल गैस से हम लोग मीथेन वगैरह को हासिल कर सकते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हासिल कर सकते हैं। तमाम की तमाम जो अल्केन्स हैं वो कमर्शियली बनाई जा सकती हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्रूड पेट्रोलियम से। मार्श गैस ये बनाई जाती है बैक्टीरियल डीके और वेजिटेबल मैटर, और जो फ्यूल गैसेज हैं वो भी बनाई जा सकती हैं स्मॉल अमाउंट्स में। और मीथेन जो है वो उसे गोबर गैस भी कहते हैं, सीवेज गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं। ये भी कैटल डंग जो है और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनाई जा सकती है। इनको बनाने के लिए तरीकाकार क्या है, ये सैचुरेटेड होती हैं तो अल्कीन्स और अल्काइंस उनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, उनकी हाइड्रोजनेशन अगर करवा दी जाए, उनमें हाइड्रोजन ऐड करवा दी जाए तो सिंपल तरीके से आप अल्केन्स हासिल कर सकते हो। उनके लिए कैटलिस्ट निकल इस्तेमाल किया जाता है, प्लैटिनम या प्लैटिनम इस्तेमाल किया जाता है। निकल अगर यूज़ किया जाए तो वो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको टेम्परेचर दो तो बना सकते हो। उसके बाद दूसरा तरीकाकार ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, आप अल्काइल हैलाइड्स में से हाइड्रोजन ऐड करवा दें, जिंक डाइल्यूट HCl के साथ अगर वो कैटलिस्ट के तौर पर ऐड करें तो आप लोग रिप्लेसमेंट मेथड के तौर पर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्केन्स की वो क्या है, होमोलोगस सीरीज कंपाउंड बनाती हैं। अल्केन्स जो होती हैं 5 कार्बन से 10 कार्बन तक वो लिक्विड्स होती हैं और उसके ज़्यादा जितनी भी होती हैं वो सॉलिड्स होती हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन को जो पोलर कंपाउंड्स हैं ये, और उसके बाद इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ करती है ग्रेजुअली, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं, और ये ज़्यादा विस्कस होती हैं जब मोलेकुलर साइज इनका बढ़ता है, और लेस फ्लेमेबल होती हैं, इनको जलाना मुश्किल होता है। उसके बाद इनके केमिकल रिएक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजिनेशन, यानी इनमें आपने हैलोजिन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है, तो उस तरीके से किस तरीके से ये रिएक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं क्योंकि इनमें सैचुरेशन मौजूद होती है, डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, सैचुरेटेड होते हैं, तो इनमें से कोई चीज़ निकाली जा सकती है
ऐड करवाना मुश्किल है। तो मीथेन से अगर क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है तो एक हाइड्रोजन निकाल दी जाएगी और एक क्लोरीन ऐड कर दी जाएगी, जिस तरीके से ये पूरा सीरीज ऑफ रिएक्शन है। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है। दूसरा कंबस्टन, इसको जलाया जा सकता है नेचुरल गैस वगैरह की शक्ल में, मैंने आपको बताया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट को पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं? डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ियों के फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं और कई केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट अल्कीन्स हैं। अल्कीन्स ओलिफिन्स हैं। ये आमतौर पर हम लोग को सिंपल जो अल्कीन है वो इथीन है, C2H4। ये ओलिफिन्स कहलाते हैं। लैटिन वर्ड में इसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स, क्योंकि इनके जो पहले मेंबर्स हम लोग को मिले थे वो ऑयली प्रोडक्ट्स थी जो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करती हैं। इनको बनाने का जो तरीका है, अक्रंस पहले मैं आपको बता दूँ वो क्या है। और ये अल्केन्स की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री हमें शाज़ो नाज़री मिलती है नेचर में। जो लोअर अल्कीन्स होती हैं वो कोल गैस वगैरह में माइन्यूट क्वांटिटीज़ में पाई जाती हैं। एथिलीन जो सबसे सिंपलेस्ट जो आपकी अल्कीन है वो नेचुरल गैस में पाई जा रही है और उसमें इसका मिकदार 20% है। अल्कीन्स जो लार्ज अमाउंट में बनती हैं वो पेट्रोलियम की क्रैकिंग से बनती हैं, उनको तोड़ने से। नेक्स्ट हमारे पास अल्कीन्स को बनाने का जो तरीका है वो क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर अगर आप लोग उसमें पानी की जो रिमूवल करवा दें, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो उससे इथीन बन जाएगी या अल्कीन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो आपके पास इथीन बन जाएगी। नेक्स्ट आप लोग देखें केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, उनके मुतालिक अगर हम लोग बात करें तो ये हाइड्रोजनेशन भी करवा सकते हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी इसमें हो सकती है। हेलोजिनेशन भी, एडिशन ऑफ हेलोजिन ग्रुप्स के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह भी हो सकती है इसमें। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी इनमें से हाइड्रोजन और हेलोजिन ग्रुप को भी एक ही वक्त में निकाला जा सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास है इसके इस्तेमालात। इथीन के क्या इस्तेमालात हैं? ये जो फल हैं उनको मसनूई तौर पर पकाने में मदद करती है। हमने आमतौर पर, जैसे कि आजकल आम का सीज़न है तो आम की पेटी खरीदें तो उसमें कुछ केमिकल पाउडर की शक्ल में हम लोग को मिलता है, वो इथीन होती है जो आर्टिफिशियल तौर पर उस आम को पकाने में मदद करती है। और जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इनको। एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उनमें ये इस्तेमाल होती है। स्टार्टिंग मटेरियल है, लार्ज कंपाउंड्स को बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है पॉलीथीन वगैरह की शक्ल में, और पॉलीथीन बनाया जाता है इनसे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो अल्काइंस हैं। अल्काइंस की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है एसिटाइलिन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सिंपलेस्ट फॉर्म अल्काइन की एसिटाइलिन है तो इस वजह से इनको एसिटाइलिन कहते हैं। इनका जो फॉर्मूला है, मोलेकुलर फॉर्मूला C2H2 है। और जब हम लोग देखते हैं अल्काइंस को, एसिटाइलिन इसलिए कहते हैं कि उसका फर्स्ट मेंबर जो सीरीज का है वो भी एसिटाइलिन है, इस वजह से। अक्रेंस इसकी क्या है? अल्काइंस या एसिटाइलिन फ्री नहीं होते नेचर में क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कोल गैस में 0.06% इनकी मिकदार होती है। इनको किस तरह बनाया जा सकता है? अगर आप विसिनल डाइहैलाइड्स को उनकी डीहेलोजिनेशन करें, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो वो उससे बनाए। विसिनल क्या चीज़ है? आपको ये जो टेट्राहेलाइड एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसमें दोनों कार्बन के बिल्कुल साथ साथ ब्रोमीन के 2 एटम्स जुड़े हुए हैं। विसिनल कहते हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ, जैसे हमसायों, विसिनिटी में, नेबरहुड में, यानी वो हैलाइड्स जो ऐसी कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली साथ साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो इनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी इनमें से हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालकर आप लोग एल्काइंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इनकी केमिकल रिएक्शंस में अगर हम लोग बात करें तो इनकी केमिकल रिएक्शन में हेलोजन भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये होते ही अनसैचुरेटेड है। उसके बाद पोटाशियम परमैंगनेट की मदद से इनकी ऑक्सीडेशन भी करवाई जा सकती है, ऑक्सीजन ऐड करवाई जा सकती है। अब ये बेटा ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, इसमें एडिशन की जा रही है उनकी, क्योंकि उनमें ट्रिपल बॉन्ड है, वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो एसिटाइलिन के यूजेस क्या हैं? एसिटाइलिन ये भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इस्तेमाल की जाती है, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी के लिए, रॉ मटेरियल उनके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाती है, पॉलीमर प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल करती है, वेल्डिंग पर्पसेस में इस्तेमाल होती है और दूसरी केमिकल सब्सटेंसेस उनको बनाने में इस्तेमाल होती है।
की पॉइंट्स जो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किए, वो सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर अल्केन्स को डिस्कस किया, वो किस तरह बनाई जाती हैं, और अल्केन्स किस तरह बनाई जाती हैं, उनके रिएक्शन क्या हैं, और अल्कीन किस तरह के रिएक्शन कर सकती हैं, अल्काइंस के मुतालिक पढ़ा, और अल्काइंस के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के तौर पर। इसकी भी एक जो आपका बुक वर्क है, इसकी एक्सरसाइज करें, जो वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताया गया उसको समझें, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन ये है कि अब जो चीज़ समझ आई है, जो चीज़ समझ नहीं है, वो फर्दर क्लियर हो जाएगी जो बुक से जब आप लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।